सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 29 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे होने की खबर है, जिसमें भारत ने 53 करोड़ बैंक अकाउंट्स इस योजना के अंतर्गत खोले गए और बहुत ही सफल योजना थी। ये योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी। वित्तीय सेवाओं से इस देश के गांव-गांव तक लोगों को जोड़ना, मतलब बैंक से लोगों को जोड़ना, ताकि उनको सरकार की योजना एवं पैसे जमा करने से लेकर जो सरकार से आवंटन होता है वो बिना किसी बिचौलिए के दिए जा सकें और ट्रांजैक्शंस जो हों वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए। फिलहाल 10 साल हो चुके हैं और सरकार ने 53,000 करोड़ अकाउंट्स खोले इस योजना के अंतर्गत। जनधन योजना और उत्तर प्रदेश सरकार से एक नई खबर आई है कि अब सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई व्यक्ति अगर इच्छुक होता है तो उसे 2 लाख से 8 लाख रुपए महीने तक की राशि सरकार देगी। और जो भी सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास करता है उसे सरकार दंडनीय कार्रवाई करेगी। आर्थिक दंड के रूप में फॉलोअर्स के अनुपात में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 24 अनवेल वेडनेसडे by the state government in an official order allows it to pay up to rupees 8 lakh per month to an empaneled influencer to publicize its schemes. The policy, which defines influencers and content creators under 3 categories based on subscribers and followers, makes it clear that payment will be made solely on basis of the views. It also empowers the information director to initiate action and stop payment if any such content, video, tweet, post, reel is anti-national, anti-social, indecent, or hurts the sentiments of various sections of society. The officer can also take action if the content is based on wrong facts or presents government schemes in a wrong manner. तो मतलब कि अब आप सरकार के लिए प्रचार कर सकते हैं, उसके बदले आप अपने जितने फॉलोअर्स, जितने व्यूज़ हैं, आप ऐसे ले सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसी पॉलिसी ठीक नहीं लगी। कारण ये है कि ये सब नहीं होना चाहिए ना। आप कैसे पेड प्रमोशन के लिए तो न्यूज़ चैनल ऑलरेडी हैं ही हैं। न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सब तो पेड हो ही चुके हैं। तो उसके बाद सोशल मीडिया ही बचता है जहाँ पे लोग अपना इंडिपेंडेंटली व्यूज़ देते हैं, अपने बातें रखते हैं। उसमें गवर्नमेंट ये बेसिकली आप ये पैसे वाली स्कीम मत देखिए, आप गलत देख रहे हैं। ये तो सिर्फ इसलिए कि इसका विरोध ना हो जाए, इसलिए इसको लाया गया है। मेन चीज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हालांकि इसमें सरकार ने कोई ये नहीं करा है कि जेल में डाल देगी जो सपोर्ट नहीं करेगा। पॉइंट इज़ दैट कि ये सब एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, दैट यू आर एक्चुअली मोटिवेटिंग पीपल टू डू सच थिंग्स, है ना। मेरा ये मानना है कि सरकार के पास और बेसिक मुद्दे होने चाहिए, जैसे एजुकेशन के ऊपर काम करना। और दूसरी बात है, मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश में इतने सारे बीटेक के छात्र हैं, आपके दोस्त होंगे, हमारे दोस्त हैं, लाखों लोग हैं। रियलिटी में अभी तक हमने अपना खुद का यूट्यूब वगैरह क्यों नहीं बनाया है। यूट्यूब हमारा खुद का कू बना था एक्स के लिए, ट्विटर के बदले, मगर कू चला नहीं, जो पता नहीं कहाँ पे इस समय। हमें इनोवेशन करना चाहिए, हमें सोशल मीडिया में इनोवेशन करना चाहिए, हमें टेक रेवोल्यूशंस लाने चाहिए। अब मैं एक आर्टिकल न्यूज़ में देख रहा था कि, हालांकि उत्तर प्रदेश से लिंक नहीं है इसका, कि कोई एक इंडियन फर्म है जो कि राइफ़ल बनाती है मिलिट्री के लिए, उनको टेंडर नहीं मिल रहा है, उनकी सब गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, जबकि यूएस से इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पैसा जो आप यूएस की कंपनी को दे रहे हो, आप वो इंडियन कंपनी को दे देते, है ना। मतलब हमें और ज़मीन के मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि देश में और मुद्दे भी हैं जिन पर चिंता करनी चाहिए।
फ़िलहाल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में अगर आपको भी लाभान्वित होना है तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना के ये काम कर सकते हैं। और फ़िलहाल दिल्ली से खबर है, राव आईएएस की जो घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसको लेके राव आईएएस कैन नॉट रिज्यूम क्लासेस एट ओल्ड राजेंद्र नगर। कोर्ट ने कह दिया है कि भैया अपनी कक्षाएं वहाँ से बंद कर दीजिए अब आप। तो अच्छी ही खबर है, क्योंकि जो घटना हुई थी उसके बाद कोई जाना भी नहीं चाहेगा वहाँ पे। द एडिशन CJM however called this authenticity of these emails highly suspect। मतलब बच्चों ने कुछ जो परेशानियाँ हो रही हैं उसको लेके मेल डाले हुए थे, उसी को लेके कोर्ट ने भी अपना पूरे घटना की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए निर्णय दिया। मूविंग फॉरवर्ड टू द आर्टिकल्स, टुडेज आर्टिकल इज फॉर द अनडिजर्व्ड, जनधन योजना हैज़ hastened financial inclusion focus should be now on products services tailored to low income households। बहुत ही अच्छा सफल प्रोग्राम है जनधन योजना, और अब हमको ध्यान करना चाहिए कि हम और नए चीज़ें करें। प्रधानमंत्री द लॉन्च ऑफ PM जनधन योजना in August 2014 was a significant step towards that end। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अनबैंक्ड क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंचाना। एज पर द लेटेस्ट डेटा, a staggering 53.1 crores accounts have been opened under the scheme। The Jan Dhan Yojana not only helped narrow the gap in access to formal banking system that existed between rural and urban areas, मतलब वही फॉर्मल और इनफॉर्मल बैंकिंग के बीच में गैप पूरा करा है। The acceleration in the pace of financial inclusion coupled with Aadhaar platform, the dramatic expansion in the use of mobile phones and the reduction in telecom tariffs that have allowed millions to avail data services are more cheaply have had far-reaching socio-economic and welfare implications। हम जानते हैं सरकार जब अब हमारे देश के नागरिकों के खाते होंगे तभी तो सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैसा देगी, वो डायरेक्टली उन तक पहुंच पाएगा। तो बहुत बड़ा ही एस्पेक्ट है जनधन योजना का। और उसके बाद सरकार ने बाद में आधार कार्ड को भी लिंक करा, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है जनधन, आधार एंड मोबाइल से भी अपनी योजनाओं को धरातल पे और अच्छी तरीके से सरकार पॉसिबल कर पाई है। और ग्रामीण क्षेत्र के तो लगभग हर घर में खाता पहुंचाकर सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य करा है। In July, 14.4 billion transactions were processed through the platform as per data NPCI। A significant share of these UPI transactions are of lower ticket size। 85% peer to merchant and 56% to peer to peer transaction are less than ₹500। मतलब कि लोग भी अब गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या अनबैंक्ड क्षेत्रों में प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब कि खातों से ट्रांजैक्शन प्रेफर कर रहे हैं, जो कि परिवर्तन है। मूविंग फॉरवर्ड, ये आर्टिकल पॉलिटिकल है, उसमें नहीं जाएंगे। ये आर्टिकल कल दिल्ली LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आर्टिकल आया था, उसका ही काउंटर स्टेटमेंट है सौरभ भारद्वाज जी द्वारा, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और दिल्ली में समस्या चल रही है, उसको लेके आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बातें भी करी हैं। बेसिकली दिल्ली आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रॉपरली इनके हाथ में नहीं है, इसलिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के रूप में नहीं कर पाते हैं। Even as the current Delhi LG term has been marked by one disaster after another, and despite of its multiple attempts to stall works of Aam Aadmi Party government, we have continued to preserve and improve the everyday lives of people in the city। Delhi offers the best public education in the country, and government schools continue to outperform private schools। ये तो सही बात भी, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं दिल्ली के। Delhi's most मोहल्ला clinics continue to provide free treatment, tests and medicine to over 2 crores patients each year। मोहल्ला क्लिनिक है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत ही बढ़िया दिल्ली के। इज़ द ओनली स्टेट टू प्रोवाइड फ्री 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बिलो 200 यूनिट्स टू ऑल रेजिडेंट्स। दिल्ली प्रोवाइड्स फ्री वाटर सप्लाई टू ओवर 70% ऑफ रेजिडेंट्स। और मतलब बहुत सी योजना सरकार ने करी हैं, मगर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो तकरार बनी रहती है, इसको लेके ही चल रहा है मुद्दा। फ़िलहाल आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म्स परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा है कि आप बेहतर काम करिए और क्रांति लाइए। During the first meeting of the Council of Ministers in its third term, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday asked the union ministers and secretaries to follow the mantra reform, perform and transform and inform। The PM has spoken about his mantra of reform, perform, RPT,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये कहा गया, अब आप इसी बहाने ये पढ़ लीजिएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर कौन होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर अभी कौन से पदों पे हैं, ठीक है ना। बाकी आर्टिकल अच्छा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने वुमेन मैरिज एज को बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश असेंबली ऑन ट्यूसडे पास्ड अ बिल टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 18 to 21, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल। व्हाट अमेंडमेंट हैज स्टिल बिन इंट्रोड्यूस्ड इन द पीसीएम एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के जो कि 2006 का अधिनियम था, उसमें उन्होंने परिवर्तन करे हैं। Why did the Himachal Pradesh Assembly passes the bill? While presenting the bill in the Assembly on Tuesday, Health, Social Justice and Empowerment Minister Dhani Ram Shadli said it was necessary to raise the minimum age of marriage for women to provide opportunities to them. बेसिकली जो बहुत जल्दी ही महिलाओं की बच्चियों की शादी हो जाती है, इसको ख़त्म करने के लिए इस प्रथा को हिमाचल प्रदेश ने 18 से 21 कर दी है कि वो लाइफ को एक्सप्लोर कर सकें, और उससे पहले शादी कराने का मतलब अपराधी माना जाएगा उसको। और ऐसा प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में पहले भी कहा गया है। ये एक्ट लाया इसलिए गया था कि जो भारत में चाइल्ड मैरिज की एक प्रथा चल रही थी, इसको डिस्करेज करने के लिए। What amendment has the bill introduced in the PCM Act? Section 2A of the PCM Act defines the child as someone who, if male, has not completed 21 years of age, and a female who has not completed 18 years of age. Himachal bill eliminates the distinction on the basis of age between males and females. It defines a child as a male or a female who has not completed 21 years of age. तो जो ओरिजिनल PCM एक्ट है उसमें क्या कह रखा है, PCM एक्ट में ये कह रखा है कि भैया मेल वो है चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेल जो कि 21 ईयर्स और फीमेल जो कि 18 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने फीमेल को कर दिया है 21 ईयर्स, मतलब बराबर ही कर दिया है। द बिल ऑल्सो अमेंड्स 2B of the PCM Act, child marriage as a marriage to which either of the contracting parties is a child. The bill has added clause giving it overriding effect over anything contrary or inconsistent therewith. और ये बिल अच्छी तरीके से हिमाचल प्रदेश में लागू कराया जाएगा। हाउ विल बिल अमेंडमेंट्स टू द PCM एक्ट कम इनटू फोर्स? ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कॉन्क्रीट लिस्ट की। आप लोगों ने 7 शेड्यूल पढ़ा होगा, 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, लिस्ट 3 अंडर द 7 शेड्यूल। इसी बहाने आज आप लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन सी लिस्ट हैं आपके 7 शेड्यूल में, है ना, उसमें कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, पूछ लेता कभी कभी पूछ लेता है। ये सब दे रखा है आर्टिकल में। सामाजिक न्याय कहिए तो उसमें ये बहुत ही अच्छी पहल है। द एक्सेप्शन टू How ISRO designed humanoid skull which will be used in Gaganyaan. The ISRO uncrewed Gaganyaan mission 2025 will carry the female half-humanoid Vyomitra designed for Vyomitra skull fashioned by ISRO Inertial System Unit Systems in the Vikram Sarabhai Space Center. ये बेसिकली ह्यूमनॉइड बनाया है, जिसका डिज़ाइन भी आपके सामने दे रखा है। इसे व्योम मित्र कह रहे हैं इसरो, व्योम मित्र। Humanoids are robotic systems designed to resemble humans. Vyomitra comes with a movable arms, torso, a face and a neck and function autonomously space. मतलब कि ना ह्यूमनॉइड रोबोट टाइप होगा वो, जब वहाँ पे आपका गगनयान मिशन जो होगा उसके तहत एक्सप्लोरेशन करेगा, तो रिमोट कंट्रोल से ही धरती पे साइंटिस्ट उसे कंट्रोल कर पाएंगे और उससे काम कराना उसी तरीके से होगा जैसे कोई लाइव इंसान वहाँ पे काम कर रहा होगा। ये कहने का मतलब है। इन जनरल रोबोटिक सिस्टम्स आर यूज्ड टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स इन परफॉर्मिंग repetitive or dangerous tasks in space, like cleaning of solar panels or fixing faulty equipments located outside the spacecraft. This protects astronauts and allows them to work on the scientific mission at hand.
Why will ISRO send a humanoid to space next year? Next year's mission is primarily due to designed to be technology demonstration of the Vyomitra. ISRO will evaluate the performance of robust technology to measure the likely impacts of space travel on human beings. ताकि ना कई खतरनाक काम भी होते हैं स्पेस में करने पड़ते हैं, वो हम अगर रोबोट से करवा देंगे तो उससे हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है डेंजर के साथ वो कम हो जाएगा. The recently designed Vyometer skull will house the key components of robot. It has been made using an aluminum alloy known for its high flexibility, lightweight, heat resistance. मतलब एक अच्छे प्रकार का एल्यूमिनियम यहाँ यूज़ करा जा रहा है ALSI 10 mg, जो कि ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है जो कि इसरो के काम आएंगी. Crucially, the skull has been designed to be incredibly sturdy. वो मजबूत होगा वगैरह वगैरह. The humanoid skull model has dimensions XYZ. The ALSI 10 mg is also amenable to the additive manufacturing technique. This is how humanoid skull was created. AM enables easy induction of lattice structures as incorporated in the humanoid skull design. अल्टीमेटली ये आपको इसी बहाने ये पता लग पा रहा है कि ALSI 10 mg क्या है. ये एक एल्यूमिनियम का ही प्रकार है जो कि इतना बढ़िया क्वालिटी का है कि इसे आप शेप देकर अपने हिसाब से बना सकते हैं. दूसरी बात, इसमें स्टर्डीनेस है, ये मजबूत भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्पेस एजेंसीज़ की उसको फुलफ़िल करता है. क्यों ह्यूमनॉइड बना रहे हैं? ताकि हम स्पेस में जो कई कार्य होते हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा करने पड़ते हैं, अब वो रोबोट से हम करवा सकते हैं. उससे ह्यूमन लाइफ डेंजर भी कम होगा. अच्छा आविष्कार है ह्यूमनॉइड के माध्यम से कराने का. अगला आर्टिकल है 10 years इन ऑफ जन धन. अगस्त कब लॉन्च हुआ था ये? अगस्त 2014. याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ लेता कभी कभी. अगस्त 2014. As the PMJDY completed 10 years on Wednesday, Prime Minister Narendra Modi hailed momentous achievement. और लगभग 53.13 करोड़ हम आपको बता चुके हैं, पहले भी खाते खुल चुके हैं. इसमें की पॉइंट्स पे जाएंगे बस हम. The former objective of PMJDY was to open a basic savings bank account. इसे हम कहते हैं BSBDA अकाउंट. There was no requirement to maintain any minimum balance in PMJDY accounts. क्या कहते हैं इसको? BSBDA. ये आपका इकोनॉमिकल टर्म है, ठीक है ना. BSBDA. देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस. इसमें क्या होता है, आपको मिनिमम बैलेंस बनाना नहीं होता. पहले एक समस्या बहुत बड़ी ये आती थी लोगों को कि अगर वो खाता खुलवाने भी जाते थे तो बैंक वाले जो कर्मचारी होते थे, क्योंकि उन पर तो प्रेशर होता ही है, वो फोर्स करते थे कि भैया आपको मिनिमम मतलब बैलेंस रखना ही पड़ेगा वरना हम पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर. इस चक्कर में लोग डिस्करेज हो रहे थे बैंक्स में जाके अपना अकाउंट खुलवाने के लिए. सरकार ने ये चीज़ देख ली. सरकार ने ये सोचा कि भैया अगर हम ये मिनिमम लिमिट ही ख़त्म कर देंगे, मतलब कि खाता होना मतलब है खाता, मस्त एंजॉय करिए, तो लोग अपने आप मोटिवेट होंगे बैंक्स में अकाउंट खुलवाने के लिए. और यही हुआ. जैसे पता चला कि जनधन योजना में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलेगा, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तभी हमारा आज की तारीख में जो आंकड़ा है 53.13 ये हमारे सामने आ गया है. द अकाउंट होल्डर्स वर गिवन रुपे डेबिट कार्ड्स. डेबिट कार्ड भी दिए गए. एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ₹1 लाख वॉज अवेलेबल विद रुपे कार्ड्स इशूड टू द PMJDY account holders. The cover was enhanced to ₹2 lakh for new PMJDY accounts. एक्सीडेंट कवर भी दे रहे थे. और इसका फ़ायदा क्या हो रहा था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में आएगा, ठीक है ना. अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन, XYZ, ये सब आपके अकाउंट से लिंक हैं. प्रोग्रेस क्या हुई है अगस्त 14, 2024 तक? The accounts are 53.13 crores, including 35.53 crores accounts in rural and semi-urban areas. और 17 करोड़ अकाउंट लगभग आपके शहरी क्षेत्रों में है. मतलब कि मेजॉरिटी अकाउंट 35 करोड़ मान लो आप मोटा मोटी कहाँ पे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में है. और 17 करोड़ अकाउंट आपके कहाँ पे हैं? अर्बन एरियाज़ में है. वैसे ही हमारा टारगेट पहले था कि हम रूरल एरियाज़ को, जो कि मोस्टली अनबैंक्ड है, उसे हम कनेक्ट करें फाइनेंशियल जगत से. एज शेयर ऑफ PMJDY अकाउंट इज विद PSBs. पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सबसे ज़्यादा ये अकाउंट है. उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स RRBs,
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फिर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। आप जानने का प्रयास करिए कि ये आरआरबीज क्या होते हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। आगे बढ़ेंगे। इम्पैक्ट क्या स्कीम का, स्कीम विच इज़ वन ऑफ द components of the JAM 20 of PMJDY has had transformative impact on the financial and बैंकिंग सेक्टर्स। हम जानते हैं बहुत ही पॉजिटिव स्कीम रही है। इससे परिवर्तन तो बहुत आया है। पहला, द ओपनिंग ऑफ मोर देन हाफ ऑफ बिलियन बैंक अकाउंट्स हैज़ फ्यूल्ड डिमांड फॉर बैंकिंग सर्विसेज, encouraging commercial banks to expand their infra. The number of branches of scheduled commercial banks in the country has increased by 46% to 1,54,983। ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं, बैंक्स पे काम भी बढ़ रहा है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है कि कौन सा पैसा कहाँ है। द नंबर ऑफ ATMs हैज़ इंक्रीज बाई 30%, ATMs भी बढ़ गए हैं। सेकंड, द रोल आउट पेमेंट सॉल्यूशंस UPI लॉन्च 2 years आफ्टर द PMJDY हैज़ ईज। और खाते होने का फ़ायदा ये रहा कि जो UPI सरकार ने बाद में 2 साल बाद लॉन्च करा, वो सफल योजना रही। थर्ड, PMJDY accounts have become the bedrock of government's DBT architecture, while it has ensured faster delivery of benefits to the poor. ओवरऑल साथियों, हम इसमें यह कि जाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन भारी मात्रा में हुआ। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका कहाँ देखा गया? हमारा सबसे ज़्यादा देखा गया रूरल एरियाज़ में, जो कि हमारा प्रथम टारगेट भी था। उसके बाद अर्बन एरियाज़ में, जो कि हमारा सेकेंडरी टारगेट था, क्योंकि अर्बन एरिया में वैसे भी लोग खाता खुलवा ही लेते थे। 17 करोड़ मान लीजिए मोटा मोटी, और 35 करोड़, ये है आपका क्लासिफिकेशन टोटल अकाउंट्स का, जो कि PM जनधन योजना में खोले गए हैं। सफलता रही इस योजना की इस प्रकार की, जब 2 साल बाद UPI लॉन्च करा गया। UPI 2 साल बाद, तो वो बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि लोगों के खाते से जुड़ा रहा UPI। उससे फ़ायदा क्या हुआ? ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे, और अल्टीमेट फ़ायदा जिसका हुआ वह है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को क्या फ़ायदा हुआ है? बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा ये हुआ है कि सबसे पहली बात, कस्टमर्स की संख्या बढ़ गई है। जब कस्टमर्स की संख्या बढ़ी है तो बैंक नए नए प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, इस एश्योरेंस के साथ कि उसके पास कस्टमर्स हैं। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ायदा मिला है, बैंकिंग इंफ्रा बड़ा है देश का। इंफ्रा मतलब बैंक का क्या? ब्रांचेस, ATMs, साथ ही साथ बैंक को जॉब्स, लोग को नौकरियां दी, ये भी तो फ़ायदा ही हुआ है। इसके बाद, इसके अलावा क्या फ़ायदा हुआ है? डिजिटल अकाउंटेबिलिटी हो गई है। अब सरकार को और बैंक को एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कितना पैसा कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र हैं, कौन से राज्य हैं जहाँ पे आपका लिक्विडिटी और लोगों का रुझान किस प्रकार है। इससे भी हमें सेक्टोरल डेवलपमेंट का आइडिया लग जाता है। और इसमें आखिरी पॉइंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सरकार की योजनाओं में जो लीकेज होती है, जो नीचे पहुँचते पहुँचते टूट टूट के बहुत ज़रा सी बचती है, वो अब डायरेक्टली खाते में आ रही है। तो नो लीकेज। और जब गवर्नमेंट सर्विसेज आपको डायरेक्टली मिलेंगी, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा
जनता का ही रहेगा और सरकार भी खुश रहेगी, जनता भी खुश रहेगी। मूविंग फॉरवर्ड, फोकस ऑन मेकिंग यूपीआईज रुपए ट्रूली ग्लोबल। शक्तिकांत दास साहब ने ये कहा है इकोनॉमिक्स के आर्टिकल में कि यूपीआई को ग्लोबल करने का प्रयास है अब, और ग्लोबल कर भी दिया। फ्रांस से लेकर आपका भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नामीबिया, पेरू, फ्रांस इत्यादि सब जगह यूपीआई चालू करवा चुके हैं। यूपीआई भारत का सोल इनोवेशन है और यूपीआई के साथ साथ आरबीआई अब प्रयास कर रही है सीबीडीसी को आगे बढ़ाने को लेके। सीबीडीसी माने तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। इसमें आप जानने का प्रयास करिएगा कि व्हाट इज सीबीडीसी एंड हाउ इज सीबीडीसी डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई। हाउ इज सीबीडीसी अ क्रिप्टो करेंसी, और है भी कि नहीं। बाकी अच्छे इतने रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएँ, वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्विक एनालिसिस में आपका जुड़े, धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।